जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं हिंदी का गद्य साहित्य अद्यतन संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण के साथ डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी का। मुझे उम्मीद है कि जैसे हमने आपको शुक्ल सीरीज कराया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास पर हमने विस्तार से चर्चा किया और वो कंप्लीट सीरीज को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। साथ ही साथ हम वर्तमान समय में जो आपकी सीरीज चल रही है वो चैनल पे दो सीरीज हम लेके चल रहे हैं। एक भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के तहत आप देख रहे हैं, वो सीरीज चल रहा है मॉर्निंग टाइम में, और साथ ही साथ हम जो है डॉक्टर नगीन की हिंदी साहित्य के इतिहास उस पर भी विस्तार से बात कर रहे हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है, आपको मूल टेक्स्ट के साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं उनके लिए गाइडों का भी प्रयोग किया जा रहा है, और जो प्रीवियस में क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को भी साथ में इंक्लूड करते हुए हम क्वेश्चन जो है आपको इस तरीके से करा रहे हैं ताकि जो भी टॉपिक को आप क्लियर करें तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़े कि हाँ, क्या इसी तरीके से इसी पैटर्न से क्वेश्चन आता है। यानी ओवरऑल एक जो आपका पैकेज होना चाहिए, जब कोई भी चीज पढ़ते हैं किस दृष्टि से एक विद्यार्थी को सोचना है और अंततः उसको सॉल्व करते रहना है एज ए स्टूडेंट। बिल्कुल आपके साथ हम भी पढ़ के वैसे ही उन सीरीज को करा रहे हैं, पूरी तन्मयता पूरी श्रद्धा के साथ करा रहे हैं। और मुझे ये चीज हमेशा से महसूस होता रहा है कि गाइड का प्रयोग करके हम लास्ट टाइम एग्जाम में छोटे मोटे एग्जाम तो निकाल सकते हैं, बट एग्जाम का जो पैटर्न हुआ है, खासकर आपने यूजीसी नेट के पैटर्न को देखा होगा, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का या कहीं पे भी पैनल में आप इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे होंगे तो आपको ये एहसास होता होगा कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इन डेप्थ पूछा जाता है और उसके लिए हमें मूल टेक्स्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। एज ए स्टूडेंट इस चीज को हम इनमें बिलीव करते हैं कि गाइड हमारे एग्जाम के लास्ट टाइम के लिए होता है, मूल टेक्स्ट हमारी समझ को बेहतर करता है ताकि हम किसी के सामने किसी भी बात को रखें तो प्रामाणिक तरीके से रखें। और अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, यूजीसी नेट अगर दिसंबर में होगा तो भी 2-3 महीने हैं, और हरियाणा पीएससी को ध्यान में रखें क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका एग्जाम होने वाला है, और आगामी समय में यूपी हायर कमीशन, टीजीटी, पीजीटी, बहुत सारे एग्जाम हिंदी से रिलेटेड होने वाले हैं। और आपको अपने हाथ में पकड़ में रखना है कुछ मूल टेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी ऐसा हिंदी साहित्य का एग्जाम नहीं है जिनमें काव्य शास्त्र नहीं लगा हो, हिंदी व्याकरण ना लगा हो सिलेबस में, हिंदी गद्य की विविध विधा ना लगी हो। ये ऐसे कुछ कोर एरियाज हैं जहां पे आपको ये गुंजाइश ही नहीं होता है कि जो सिंपल क्वेश्चन है वहां पे गलत करें या जो थोड़े कॉन्सेप्ट बेस है उनको गलत करें। और इनके लिए कुछ प्रमाणिक पुस्तकें अवेलेबल हैं जिनको आपको बहुत ही अध्ययन करना है, अच्छे से चिंतन करना, मनन करना, शॉर्ट नोट करना है, इतना तैयार होना कि कल को उस टॉपिक को हमें किसी के सामने उससे रिलेटेड कुछ भी बताना है तो हम उसको बताने में पूर्ण रूप से सक्षम हो। तो इसीलिए बहुत ही गंभीरता से आपको पूरा साथ देना है। बहुत ही आप ये नहीं कह सकते कि 150 पेज के पुस्तक की हम यात्रा शुरू करने वाले हैं। ये यात्रा आज से शुरू होगा, करीब 100 घंटे भी लग सकते हैं इसमें। अगर हम पर डे 1 घंटे अगर इस पे डेडिकेट करेंगे तो हम मान के चल सकते हैं कि 100 आवर्स लग सकते हैं इस किताब को खत्म करने में, बहुत ही श्रद्धा के साथ, टू द पॉइंट, कुछ नहीं छूटेगा। जो हमारा पैटर्न होगा पढ़ाने का, उसमें हमने क्या किया है कि जो हमारे पैटर्न में है कि सबसे पहले हम कोई भी चीज करेंगे उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम कोई भी चीज पढ़ें उसमें फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट प्लस PYQ। हम सबसे पहले आपको फैक्ट क्यों कराते हैं, क्योंकि जब हम कुछ भी नया पढ़ते हैं, खासकर ये चीज मैंने महसूस किया है एक विद्यार्थी के तौर पे, कि जब हम पहले खुद पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ते थे और हमारे सामने मान लीजिए किसी ने कोई संप्रदाय ला के रख दिया कि औचित्य पढ़ दो, वक्रोक्ति संप्रदाय बता दो क्या है, रस और अलंकार तो समझ में आ जाता, लेकिन बिल्कुल अलग संप्रदाय आपको रीति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय दे दिया जाए और उसकी विषय वस्तु से रिलेटेड कुछ भी आपको ना बताया जाए, टू द पॉइंट आपको पढ़ के एग्जाम में देने जाना है, तो क्या आप उसमें रस ले पाएंगे? हम काव्य शास्त्र का अध्ययन रस के लिए करते हैं, तो क्या आपको रस आएगा जब आप उसका ओवरऑल व्यू एक तरीके से नहीं देख पाते? जैसे आपको एक घर बनाना है, आप एक बार तो कभी देखो कि हाँ इस तरीके से घर होता है, अगर आप कंप्लीट में देख सकते हैं तो उसके छोटे छोटे पार्ट को भी देख सकते हैं। सेम चीज अगर हम यहाँ पे हिंदी साहित्य के इतिहास में विविध विधाओं के तहत, हिंदी के गद्य की विविध विधाओं में क्या होता है, विधा का मतलब यही चीज है कि आपने देखा कि जैसे हम पद्य पढ़ते हैं, पद्य में
आप जो है पद्य के तहत जो भी कविताएं होती हैं, श्लोक होते हैं, इनको पढ़ते हैं। ऐसे ही आपका कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, रिपोर्टाज है, ये सब हिंदी गद्य की विविध विधाओं के तहत आता है। और ये जो हम पुस्तक का अध्ययन करने वाले हैं, रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक का अध्ययन, आप यहाँ पे देखेंगे हमने कंप्लीट आपको इंडेक्स भी रख दिया यहाँ पे, ताकि आप देख लें, आपको पूरा विश्वास हो। लेकिन हमारे पढ़ाने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम पहले पेज से लेकर लास्ट के पेज तक आपको इसी तरीके से पढ़ाते रहें और आपको बिल्कुल कुछ भी पल्ले ना पड़े। आपको ये ध्यान देना है कि इसका जो इंडेक्स का शुरुआत का पेज है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो है इन्होंने जो शुरुआत किया है खंड 1 में, वो हिंदी गद्य के स्वरूप और विकास से शुरू किया है। और समानता हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसके बारे में शुरुआत से ही पढ़ते हैं, लेकिन हम इसीलिए आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि यहाँ से पूर्व आपको क्या करना है, जब हमने चैनल पे मेहनत करके आपके लिए जो है, जो आपके लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकता है, रामचंद्र शुक्ल का सीरीज, हमने वो सीरीज लगभग 38 वीडियो है और कुछ बचे हैं जिनको हम अपडेट कर देंगे। आचार्य शुक्ल के सीरीज को करा रखा है और वर्तमान समय में आपको डॉक्टर नगेंद्र जी की हिंदी साहित्य का इतिहास करा ही रहे हैं। तो आपको इन दोनों पुस्तकों का भी सहारा लेना है। यहाँ से आपको जो हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत है, यहाँ से यात्रा को शुरू करना है और ये समझना है कि वहां से यात्रा शुरू करके हम जो है आधुनिक काल तक का सविस्तार वर्णन जितना भी दिया गया उसको पढ़ लेंगे। और ये जो आपका हिंदी गद्य का इतिहास शुरू हो रहा है, यहाँ पे हमने पहले खंड को पहले छोड़ दिया है। पहले खंड को हम पहले नहीं कराएंगे। पहले खंड में आपको क्या बताया जाएगा कि गद्य साहित्य कैसे आया, गद्य साहित्य में कौन कौन रहे, या आप ये समझ सकती हैं कि जो डॉक्टर नगेंद्र की किताब में आप जो भारतेंदु काल का समय देखेंगे, गद्य के स्वरूप का क्या कैसे रहा, या हिंदी बोली का विस्तार कैसे हुआ, किसने बढ़ावा दिया, ये सारी चीजें आपको जो खंड 1 है उसमें देखने को मिलेगा। तो इसका हम बहुत अच्छे से परिवेश के साथ जो है विषय विस्तार का वर्णन हम जब डॉक्टर नगेंद्र में कर रहे हैं, तो इसको आप वहां से कंप्लीट करिए। इसको हम यहाँ पे कराएंगे, लेकिन लास्ट में कराएंगे। आपको पर डे 3 लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। एक आपको भारतीय काव्यशास्त्र और जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र है उसमें डॉक्टर भगीरथ मिश्र का, निशा अग्रवाल जी का और अनिल कुमार जी का, और साथ ही साथ कुछ और जो प्रमाणित पुस्तकें हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह के नोट्स वगैरह ऐड ऑन करके PYQ के साथ हम इसे भी करवाए हैं। तो आप पर डे अपना काव्यशास्त्र भी लेके चलेंगे और डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास लेके चलेंगे, और साथ ही साथ जो गद्य विधा में हम उपन्यास विधा को शुरू करने वाले हैं इसको लेके चलेंगे। हमने बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति अपनाया है ताकि आपको बिल्कुल मोनोटोनस ना लगे कि एक ही क्लास जो है एक ही चीज से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं। आप इस तरीके से पढ़िए ना कि सब्जेक्ट की कनेक्टिविटी को बना के चलिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपका शुरू होगा वो उपन्यास विधा शुरू होगा। आज देखिए इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसलिए हम थोड़ा सा आपको इसके बारे में विस्तार से बता दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए, क्योंकि बाद में होता है फिर कमेंट करके कुछ स्टूडेंट ये पूछेंगे कि मैम ये मेरे लिए है कि नहीं है, ये जो हमको अगर आपसे मतलब कि कांटेक्ट करना है तो हम कहाँ से कर सकते हैं। इसलिए इंट्रोडक्टरी क्लास है, पहला है, इसमें हम आपको जो भी जरूरी चीजें वो बता दे रहे हैं। बाकी प्रतिदिन आपका जो क्लास चलेगा उसमें कोई भी फालतू चीजें नहीं बताई जाएगी, टू द पॉइंट हम अपने सब्जेक्ट पे स्टिक एक टारगेट बना के चलेंगे, हमको इतने दिन में इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपका फैक्ट होगा, फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट होगा, PYQ का। आप पूरा विश्वास कर सकते हैं कि अगर आपने उपन्यास विधा उठाया है तो इसमें से कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे टेलीग्राम ID दिया गया है, हिंदी और प्राइड करके लिखा हुआ है, यहाँ से जुड़ जाइएगा। जो नोट्स वगैरह है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम वहीं पे प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी का ये है उपन्यास से रिलेटेड। हम उपन्यास विधा के बारे में सबसे पहले शुरू करेंगे। आज से पहले भी आपने उपन्यास के बारे में पढ़ा होगा। एक आपने देखा होगा कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में जैसे हमने अगर नाम लिया नाटक विधा का, तो आप ये देखते हैं कि जैसे जयशंकर प्रसाद जी के नाम से ये कहा जाए कि उनके प्रसाद जी के पूर्व नाटक, प्रसाद जी के कालीन नाटक, या प्रसाद जी के प्रसादोत्तर नाटक। ऐसा क्यों होता है? तो जब हमने आपको रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास या डॉक्टर नगेंद्र जी में बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास में एक पद्धति होता है नामकरण की पद्धति, और नामकरण की पद्धति में एक ये भी होता है कि किसी भी कालखंड को अगर कोई व्यक्ति विशेष अपनी लेखनी से, अपनी लेखन शक्ति से, अपने कह सकते हैं कि अद्भुत योगदान से उस पूरे कालखंड को प्रभावित किया होता है, तो हम उसी को केंद्र मान के जो हमें विभाजन करना होता है कालखंड का, उसी के आधार पर विभाजन कर देते हैं। और इसमें आप देखते हैं उपन्यास विधा में प्रेमचंद जी का नाम आपने सुना होगा,
प्रेमचंद जी एक ऐसे कुशल चितेरे कलम के सिपाही हमारे बीच आते हैं जिन्होंने पूरे उपन्यास विधा को ही एक नया दिशा दिया है। तो इसीलिए हम उपन्यास के केंद्र में प्रेमचंद जी को रखते हैं। और प्रेमचंद जी से जो पूर्व का समय है, हम कहते हैं कि प्रेमचंद पूर्व युग का जो समय है उसमें क्या उपन्यास की विधा में रहा है, और प्रेमचंद जी के पश्चात जो है उपन्यास, उसमें क्या उपन्यास का कालखंड रहा है, कैसे वो बढ़ा है, और प्रेमचंद जी के कालीन उपन्यास की बात है उस पर बात करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है उपन्यास को विभाजित करके देखेंगे। और आज जो हम शुरू करने वाले हैं उसमें हम प्रेमचंद जी के पूर्व के समय के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखना है, उपन्यास क्या होता है, जैसे हम कहानी क्या होता है कि कहानी जीवन के किसी एक अंग का, आप कह सकते हैं कि पूरे आपने कालखंड में आपने जो जीवन बिताया है किसी एक विशेष छोटे से लघु कालखंड की चर्चा कर दे तो कहानी हो गया। लेकिन उपन्यास क्या होता है, किसी के संपूर्ण जीवन यात्रा का कथानक होता है। उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा होती है, वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा। जैसे आपने प्रेमचंद जी के गोदान को पढ़ा होगा, गबन उपन्यास को पढ़ा होगा, या इसी तरीके से आपके सिलेबस में मैला आंचल लगा है। तो मान लीजिए ये कैसा उपन्यास होगा कि किसी भी मनुष्य के वास्तविक जीवन, मान लीजिए होरी को इन्होंने, प्रेमचंद जी ने पात्र, एक होरी ऐसा पात्र बनाया जो समूचे आप देखिए कालखंड में जितने भी किसान है उसका प्रतिनिधि बन गया, और हर एक किसान के प्रतिनिधि का बन के उसका जीवन कैसे होता है उसका इन्होंने काल्पनिक कलेवर देके सबके सामने रख दिया कि ये है एक जो लगातार जो संघर्षरत किसान है, जीवन भर परिश्रम करता है, उसका मूल्य उसे कैसे मिलता है। तो उपन्यास उसके संपूर्ण जीवन के कथानक को काल्पनिक रंग में, काल्पनिक कलेवर में रंग के आपके सामने रखा गया। और उपन्यास में इसके जब हम प्रकार पे बात करते हैं तो उपन्यास में प्रकार में सांस्कृतिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास, यथार्थवादी उपन्यास, इनके अलावा ऐतिहासिक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, राजनीतिक उपन्यास, प्रयोगात्मक उपन्यास, तिलस्मी जादुई उपन्यास, वैज्ञानिक उपन्यास, धार्मिक उपन्यास, इनके अलावा लोक कथात्मक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, रोमानी उपन्यास, कथानक प्रधान उपन्यास, इनके अलावा जो है चरित्र प्रधान उपन्यास है ना, वातावरण प्रधान, महाकाव्यात्मक उपन्यास, जासूसी उपन्यास। देखिए उपन्यास के कितने प्रकार के बारे में यहाँ विभाजित करके बताया गया कि इतना है उपन्यास का प्रकार, जिसमें आदर्शवादी है, नीति प्रधान उपन्यास है, प्राकृतिक उपन्यास है। तो ये सभी जो बताया गया ये उपन्यास के प्रकार के बारे में बताया गया। लेकिन आपको सारे उपन्यास के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन आप ये समझ जाइए कि ये उपन्यास के प्रकार है, एक दो नहीं है, बहुत सारे उपन्यास के प्रकार है। सांस्कृतिक, सामाजिक, यथार्थवादी, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, आंचलिक है ये कुछ, और जासूसी उपन्यास है, आदर्शवादी उपन्यास, ये कुछ उपन्यास के हम ज्यादा ही विस्तार से वर्णन करेंगे। बाकी यहाँ पे इसलिए हमने ये कहा कि आपको यहाँ पे उपन्यास के इतने प्रकार का यहाँ पे वर्णन देखने को मिल रहा है। उपन्यास के तत्व में कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, परिवेश, संवाद, प्रतिपाद आते हैं। ये सब हम कहानी और उपन्यास में अंतर करके बताएंगे, या उपन्यास के विषय वस्तु पे विस्तार से वर्णन करेंगे तो आपको अच्छे से करा देंगे। अब यहाँ पे आप मूल टेक्स्ट पे आइए, हिंदी का गद्य साहित्य है ना, और यहाँ पे जब मूल टेक्स्ट में आएंगे तो आपको इनके संस्करण की भूमिका में ही मिलेगा कि इन्होंने 1955 में जो पहला संस्करण निकाला था और बहुत जल्दी इन्होंने कुछ संशोधन के साथ दूसरा संस्करण भी निकाला। और फिर इन्होंने बताया भी कि जैसे दूसरा संस्करण हमारा आया था तो पहले संस्करण में कुछ चीजें कमी रह गई जिसको हमने सुधारा, यानी जैसे दूसरा हमारा जब आया नवीनतम संस्करण तो हमने प्रमुख गद्यकारों के मूल्यांकन में 2 कृतिकार का नाम जोड़ दिया। इनके जब 3 कालखंड में इन्होंने 3 खंड में बांटा है, उसके अलावा आप देखेंगे तो कुछ जो प्रमुख रचनाकार रहे हैं उनका मूल्यांकन भी किया है। तो वही कहा है कि जो हमने नया जब अपना गद्य निकाला था उसमें डॉक्टर संपूर्णानंद और पंडित जो शांतिप्रिय द्विवेदी है उनका मूल्यांकन बढ़ा दिया। बाकी लोगों का मूल्यांकन पहले भी था और इन दोनों लोगों का मूल्यांकन जो है हमने इसमें बढ़ा दिया है। अन्य कृतिकारों का मूल्यांकन प्रायः पूरा का पूरा लिया गया है और यथासंभव उनकी नवीनतम कृतियों को भी लिया गया है। और इस तरीके से इन्होंने जो है रामचंद्र तिवारी जी ने बहुत ही सरलता रूप में हिंदी गद्य के साहित्य के इतिहास पे जो है विस्तार से वर्णन किया है। अब आप यहाँ पे देखिए गद्य 1 में इनका हिंदी का स्वरूप और विकास करके इन्होंने चैप्टर का नाम दिया है, जिसमें आपको साहित्य में गद्य की स्थिति, आदिकालीन हिंदी गद्य, ब्रज भाषा गद्य, दक्षिणी का खड़ी बोली गद्य, खड़ी बोली गद्य, खड़ी बोली गद्य, फिर इसके बाद हिंदी खड़ी बोली, फोर्ट विलियम कॉलेज के पंडितों का खड़ी बोली के विकास में योगदान क्या रहा, लल्लू लाल सदन बिस। तो इस तरीके से आपको खंड 1 में गद्य का स्वरूप और विकास देखने को मिलेगा। तो जब हम ये आपको खंड 1 पढ़ाएंगे तो वहां पे इसके बारे में पूरा एक बार फिर से आपको इंडेक्स दिखा देंगे।
यहाँ पे खंड 2 जो है वो हमें पढ़ना है और खंड 2 से हम शुरू कर रहे हैं। खंड 2 का शुरुआत होता है हिंदी गद्य की विधाओं के विकास से, और हिंदी गद्य की विधाओं के विकास में भी इन्होंने शुरू किया है निबंध साहित्य के विकास से। तो हम सबसे पहले निबंध ही शुरू कर रहे हैं। आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए इसलिए हम उपन्यास विधा से जो है आपका ये शुरुआत करने वाले हैं। और एक चीज ये भी ध्यान रखिए, जो यूजीसी नेट के स्टूडेंट है या जहां भी जैसे एचपीएससी में है, यूपी हायर कमीशन में, जो भी इंपॉर्टेंट आपके उपन्यास विधा में, चाहे मैला आंचल है, गोदान है, इनके अलावा भी कुछ उपन्यास है जो दिव्या उपन्यास हो गया, तो इसको हमने चैनल पे करा रखा है। और अब बहुत ही नए तरीके से आपको जो भी उपन्यास विधा देखने को मिलेगा, हमने जिस तरीके से दिव्या उपन्यास पे काम किया था, तो पहले क्योंकि इतनी व्यवस्था हो नहीं पा रही थी कि हम कैसे बिल्कुल लाइव के तरीके से बात करके बहुत अच्छे से आपको बताएं, लेकिन अब वो संभव हो पाएगा। तो हम आगे जितने भी आपको उपन्यास कराने वाले हैं उसको बहुत ही इस तरीके से कराने वाले हैं कि सिर्फ आपको वो उपन्यास ऐसा ना लगे कि हम 500-600 पेज को कैसे पढ़ेंगे, बाकी बहुत ही आसानी से, जैसे दिव्या उपन्यास आप देखेंगे, जैसे आपको समझ में आया मैला आंचल, बिल्कुल हम उसी पैटर्न पे आपको उपन्यास भी कराएंगे। तो एक तो आपका यहाँ पे उपन्यास की विषय वस्तु, उपन्यास से रिलेटेड उसके इतिहास और उपन्यास के बारे में जितने भी आप उपन्यास कर रहे हैं सब पे विस्तार से तो वर्णन करेंगे, साथ में आपका पैरेलल कोई ना कोई उपन्यास भी लेकर चलते रहेंगे। तो वो आपको जो है आपका सिलेबस का वो भी खत्म होता रहेगा। आपने देखा होगा यूजीसी नेट है, एचपीएससी है, यहाँ सभी जो है आपको देखते हैं कि करीबन 10-10 उपन्यास लगे होते हैं, तो वो थोड़ा सा पढ़ना भी मोनोटोनस हो जाता है, लेकिन इस तरीके से कराएंगे ताकि वो भी आपको बहुत आराम से समझ में आए। अब यहाँ पे हम अपने सिलेबस पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपका ये इंडेक्स दिया गया है, कैसे डिवीजन करके जो है उपन्यास का विकास। सबसे पहले इन्होंने डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी ने हिंदी उपन्यासों का विकास में इन्होंने प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद जी से पहले जो उपन्यास विधा जैसे रहा है उसके बारे में इन्होंने बात किया है कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास की यात्रा क्या रही है, उपन्यास के प्रेरणा स्रोत क्या रहे हैं। हर एक चीज के प्रेरणा स्रोत रहते हैं ना, तो जैसे उपन्यास में भी पढ़ेंगे कि उपन्यास हमारा जैसे बांग्ला साहित्य से बहुत प्रभावित है, अंग्रेजी से बहुत प्रभावित है, तो जो है हमारे यहाँ पे जो उपन्यास विधा आया तो वो प्रेरणा स्रोत क्या रहा, कहाँ, क्या सबसे पहले यहीं पे उपन्यास आया कि इसके प्रेरणा स्रोत के रूप में हम और किसी को देखते हैं। इसके बाद वर्गीकरण, सामाजिक उपन्यासकार और उपन्यास, इनके अलावा ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार, घटनात्मक उपन्यास। अभी हमने देखा कि उपन्यास में कई प्रकार देखा था हमने, तो उसी में आप देखते हैं कि उपन्यासकार, घटनात्मक उपन्यास, तिलस्मी अयारी उपन्यास, जासूसी घटनात्मक उपन्यास, अद्भुत घटना प्रधान उपन्यास। तो ये इतना आपको प्रेमचंद से पूर्व में आपको इतने टॉपिक पढ़ने, यहाँ पे देखिए इंडेक्स में आपको देखने को मिल गया कि क्या क्या आपको पढ़ना है प्रेमचंद जी से पूर्व। प्रेमचंद जी से पूर्व में आपको जो पढ़ना है सामाजिक उपन्यासकार, और जो जितने भी सामाजिक उपन्यासकार हैं उनके द्वारा जो उपन्यास के नाम लिए गए हैं उनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार, तो सामाजिक हो गए, ऐतिहासिक उपन्यासकार हो गए, फिर तिलस्मी अयारी घटनात्मक उपन्यास, जासूसी घटनात्मक उपन्यास और अद्भुत घटना प्रधान अनुदित उपन्यास। ये सभी उपन्यास आपको प्रेमचंद जी से पूर्व में पढ़ना है। इसके बाद जब आएंगे प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास पे, तो प्रेमचंद जी युगीन का मतलब हो गया कि प्रेमचंद जी के कालखंड में जो उपन्यास लिखा गया उसके बारे में पढ़ना। अब यहाँ पे देखिए जो प्रेमचंद युगीन की बात की गई है यहाँ पे, तो प्रेमचंद युगीन उपन्यास में आप आएंगे तो प्रेमचंद जी के समकालीन ही अगर उपन्यास में देखें तो विशंबर नाथ शर्मा कौशिक के बारे में जिक्र किया गया है, श्रीनाथ सिंह, शिवपूजन सहाय, भगवती प्रसाद वाजपेयी, चंडी प्रसाद हृदय, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, सामाजिक और मानवतावादी उपन्यास, सिया राम शरण गुप्त, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट स्वच्छंदतावादी उपन्यास के तहत है। देखिए यहाँ पे ये भी आपको पता चल रहा है कि स्वच्छंदतावादी उपन्यास के तहत कौन कौन आते हैं, जैसे वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रकृतवादी उपन्यास में चतुरसेन शास्त्री, वेचन शर्मा, ऋषभ चरण जैन, व्यक्तिवादी उपन्यास में भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथस, भगवती प्रसाद वाजपेयी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, उषा देवी मित्रा, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, मनोविश्लेषणवादी जो उपन्यास है उनमें कौन कौन आते हैं, तो जैनेन्द्र है, इलाचंद जोशी हैं, अज्ञे जी हैं, डॉक्टर देवराज हैं। और इनके अलावा जो है यहाँ पे दिया गया है सामाजिक यथार्थवादी में प्रगतिवादी उपन्यास के तहत यशपाल हैं, यशपाल के अलावा नागार्जुन, मनमथ नाथ गुप्ता, रांगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय, भीष्म शानी, अमरकांत, विशंबर नाथ उपाध्याय।
इतने उपन्यासकारों के नाम, वो भी अलग अलग, कोई सामाजिक उपन्यासकार के तौर पे, कोई ऐतिहासिक, कोई प्रकृतवादी है, कोई घटनात्मक है, कोई जासूसी है। ये सभी लोग अलग अलग उपन्यास विधा में अपनी लेखनी इन लोगों ने चलाई है। और आपका देखिए कि इंडेक्स यहीं पे नहीं रुकता, इसलिए क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है ना, इसलिए हम पूरा ही आपको बता दे रहे हैं। इस यात्रा में आपको बिल्कुल बहुत ही धैर्य के साथ आगे चलना है। हो सकता है आप स्वयं से पढ़ने बैठेंगे तो ये किताब भी लेना भी उस तरीके से अगर आपके लिए ना पॉसिबल हो और इतना पढ़ना भी पॉसिबल ना हो, तो कम से कम इसी बहाने आप इस यात्रा के साथ अपना वो जो उपन्यास विधा वो खत्म कर सकते हैं, बहुत अच्छा कमांड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने जगदीश चंद्र राही, मासूम रजा, मार्कंडे, काशीनाथ सिंह, जगदम्बा प्रसाद, हृदय, अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह, बदिउज्जमा, मुद्रा राक्षस, संजीव और ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास में वृंदावन लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन, रांगे राघव, यशपाल, अमृतलाल नागर, अजाली प्रसाद द्विवेदी, आनंद प्रकाश जैन, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, रघुवीर शरण मित्र, राजीव सक्सेना, शिवसागर मिश्र, नरेंद्र कोहली, वीरेंद्र कुमार जैन, इकबाल, बहादुर देवशरे, मनु शर्मा, राम कुमार भ्रमर, शिव प्रसाद सिंह, जयशंकर द्विवेदी, शरद पगारे, आनंद शर्मा, बच्चन सिंह। और आंचलिक उपन्यास में बात करें तो फणीश्वर नाथ रेणु, देवेंद्र सत्यार्थी, रुद्र काशिके। देखिए ये सब आंचलिक उपन्यासकार में फणीश्वर नाथ रेणु का आपने नाम सुना होगा और शायद लोगों का उतना नहीं सुना हो, लेकिन आंचलिक उपन्यासकार में फणीश्वर नाथ रेणु के अलावा देवेंद्र सत्यार्थी, रुद्र काशिके, उदय शंकर भट्ट, रांगे राघव, राजेंद्र अवस्थी, बलभद्र ठाकुर, रामदरस मिश्र, केशव प्रसाद मिश्र, यमुना दत्त वैष्णव, राही मासूम रजा, शिव प्रसाद सिंह, मायानंद मिश्र, श्रीलाल सोहन शुक्ल, हिमांशु जोशी, हर गुलाल, विवेकी राय, सलेश मटियानी, मनहर चौहान, रघुवर दयाल, योगेंद्र सिन्हा। और प्रेमचंदोत्तर उपन्यास में ये तो समझिए कि इतने लोगों को आपको सिर्फ प्रेमचंद योगीन उपन्यासकार के तौर पे पढ़ना है। अब यहाँ पे भी आप इसके आगे बढ़ेंगे तो प्रेमचंदोत्तर उपन्यास में आपको किन्हें किन्हें पढ़ना है। आधुनिकता बोध के विविध स्तर में प्रभाकर माचवे हैं, नरेश मेहता हैं, कृष्णचंद शर्मा है, भिक्खू हैं, डॉक्टर प्रसाद सिंह हैं, डॉक्टर ठाकुर प्रसाद सिंह, रामदरस मिश्र, मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, धर्मवीर भारती, कृष्णदेव वैद, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिव प्रसाद सिंह, रविंद्र कालिया, राजेंद्र यादव, महीप सिंह, श्रीकांत वर्मा, राजकमल चौधरी, योगेश गुप्त, द्रोणवीर कोहली, कमलेश्वर, मनोहर श्याम जोशी, महेंद्र भल्ला, दुष्यंत कुमार, कामता, गिरिराज दुधनाथ सिंह, विनोद कुमार शुक्ल, रमेश चंद्र शाह, गोविंद मिश्र, गोपाल उपाध्याय, गंगा प्रसाद विमल, राजकृष्ण मिश्र, मणि मधुकर, गिरधर गोपाल, पंकज विष्ट। इनके अलावा मंजूर एहतेशाम, प्रमोद सिन्हा और सुरेंद्र वर्मा, प्रणव कुमार बंदोपाध्याय, प्रकाश मनु, कमलाकांत त्रिपाठी, मिथिलेश्वर, रूप सिंह चंदेल, ज्ञान चतुर्वेदी, वीरेंद्र जैन। और अब देखिए इतना उपन्यास यानी प्रेमचंद से पूर्व, प्रेमचंद योगीन और प्रेमचंदोत्तर, अभी तक हमने सिर्फ इतना बात किया। अब आपको जो महिला उपन्यासकार रही हैं उनके भी इंडेक्स दिए गए हैं, तो आपको लगेगा कि हमने उपन्यास में भी पढ़ा ही क्या था। कुछ ही लोगों का बस नाम पढ़ लेते थे कि पहला कौन सा है, पता लगा कि हाँ भागवती है, सदाराम फुलौरी का, फिर 1918 में सेवा सदन पढ़ लिया, फिर बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लिया, बस उतना ही। बट जो भी वैसे एग्जाम है उनमें इस तरीके से ही नहीं आता। अब आपको ये भी इस तरीके से पूछा जा सकता है ना, प्रेमचंदोत्तर में कौन कौन आते हैं, आंचलिक में कौन आते हैं, प्रकृतवादी में कौन आते हैं, सामाजिक में कौन आते हैं, ऐतिहासिक में कौन आते हैं, कौन कौन सी महिला उपन्यासकार बहुत प्रसिद्ध हैं। तो आपने बहुत ही संक्षेप में पढ़ा है अभी। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने जो महिला उपन्यासकार में है दिनेश नंदिनी डालमिया करके हैं, शशि प्रभा शास्त्री, शिवानी, कृष्णा सोबती का मित्रो मरजानी हो गया। और सिलेबस में अपने कौन सा लगा हुआ है कमेंट करके बताइए, यूजीसी नेट के सिलेबस में इनका कौन सा उपन्यास लगा है, जो कि समझ से परे ही रहता है, ज्यादातर गानों से ही भरा हुआ है, लेकिन वो बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। अब इनके अलावा दीप्ति खंडेलवाल, मनु भंडारी, उषा प्रियंवदा, राजी सेठ, मंजुल भगत, मृदुला गर्ग, चंद्रकांता, कुसुम कुमार, ममता कालिया, मेहरू निशा, परवेज, चित्रा मुदगल, कांता भारती, शूर्य बाला, मृणाल पांडे, नासिरा शर्मा, निरूपमा सेवती, चित्रा, इनके अलावा प्रभा खेतान, मैत्रेयी, पुष्पा, बीड़ा सिन्हा, गीतांजलि सिंह, मधु कांकरिया, जया जादवानी, अलका सरावगी और उपसंहार। यहाँ पे जाके उपसंहार होगा, यानी महिला उपन्यासकार के साथ जो है आपका उपन्यास जो विधा खत्म होगा। तो आप
इमेजिन कर सकते हैं कि इतने लोगों को पढ़ना है आपको विस्तार से, और इन सबके एक एक उपन्यास के बारे में यहाँ पे बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं ना कि अगर कोई उपन्यास उठाया गया तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है उसके बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। तो आपको बिल्कुल इस सीरीज को बहुत अच्छे से, बहुत ही मन से एकदम बढ़िया से फॉलो करना है, साथ नहीं छोड़ना है। अब ये तो हमने आपको इंडेक्स दिखा दिया ताकि आपको ये हो जाए कि हमको यात्रा जो शुरू किए हैं वो यात्रा कब तक चलने वाली, कैसे चलने वाली, कि बीच में छोड़ के भागना नहीं है। अब इसके आगे ये देखिए कि आपको जो है यहाँ पे आप देखेंगे ना, तीसरा जो इनका खंड है इन्होंने मूल्यांकन किया है, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल्यांकन किया है, प्रताप नारायण जी का किया, प्रेमचंद जी का, शुक्ल जी का, बाबू श्याम सुंदर दास का, प्रसाद का, वृंदावन लाल वर्मा का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, यशपाल जी है, भगवती चरण वर्मा है, पंडित नंदुलारे वाजपेयी है, शांति प्रिय द्विवेदी है। तो ये जितने लोगों का भी नाम लिया गया है, महादेवी वर्मा, दिनकर जी, उपेंद्र नाथ तस्क, वात्स्यायन अज्ञे जी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, अमृतलाल नागर, फणीश्वर नाथ रेणु, इन सभी लोगों का यहाँ पे मूल्यांकन भी किया गया है। इसके बाद उपसंहार है। और अब यहाँ पे आप देखिए हिंदी उपन्यास के विकास से ये शुरू होता है, और यदि आज हम शुरू करेंगे तो काफी जो है लेंदी हो जाएगा, लेकिन हम 10 से 15 मिनट बात कर लेते हैं उपन्यास के बारे में, थोड़ा सा क्वेश्चन भी करा देते हैं। बाकी जो आपका सेकंड पार्ट मतलब सेकंड डे से जो आपका वीडियो आएगा वो कंप्लीट डेडिकेट हो जाएगा उपन्यास पे। आज तो हमने काफी जो है आपको इंट्रोडक्टरी क्लास बनाया है कि एक तरीके से आपको पूरा इंट्रोडक्शन ही कराने की कोशिश की है। अब यहाँ पे देखिए हिंदी उपन्यास के विकास की बात जो हम करें कि ये कहाँ से हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास होता है, तो उसके संबंध में सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि जो हिंदी उपन्यास है इसका विकास कैसे होता है, कैसे ये शुरू होता है। तो यहाँ पे हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास के संबंध में कहा गया कि सम्यक धारा बनाने के लिए प्रारंभ से आज तक विषय को 3 कालखंडों में बांटा गया, जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर लिया था। वो प्रेमचंद पूर्व और प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, जिनमें प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास जो है जहां से हम शुरू करने वाले हैं यात्रा। लेकिन आज ये यात्रा यहाँ पे हम नहीं शुरू करेंगे, ये क्लास कल से शुरू होगा। हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे करा दे रहे हैं ताकि एक ओवरऑल आपको व्यू मिल जाए कि हाँ ये चीज हमें पढ़ना है, और कुछ क्वेश्चन दिखा देते हैं कि कैसे क्या पैटर्न है। इसके बाद कल से विस्तार से हम जो है क्लास को लेके आगे कंटिन्यू चलेंगे, है ना। बहुत ज्यादा लेंदी वीडियो हो जाता है तो फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा। देखिए उपन्यास का जो जन्म हुआ है तो आधुनिक गद्य की एक प्रमुख विधा है। उपन्यास को आधुनिक गद्य की एक प्रमुख विधा है, पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, हालांकि बहुत बड़ा होता है, कहानी संक्षेप में होता है, हम जल्दी से पढ़ के खत्म कर देते, पर उपन्यास को समझना पढ़ना तो अपने आप में चिंतन मंथन करना और टाइम टेकन प्रोसेस है। तो लेकिन ये है आज के समय में जो 18वीं सदी का समय बता रहे हैं कि ये आधुनिक गद्य की एक प्रमुख विधा है जिसका जन्म 18वीं सदी में पश्चिम में हुआ। उपन्यास 2 शब्द से मिलकर बना है, उप अर्थात निकट तथा न्यास अर्थात थाती। तो उपन्यास किससे मिलकर बना है? उप प्लस न्यास से। और उप का मतलब क्या होता है? अर्थात निकट, और न्यास का मतलब क्या होता है? थाती होता है। इस आधार पे उपन्यास का मतलब क्या हुआ? वो रचना जो सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो। जैसे हमने कहा कि आप याद कर लीजिए जितने भी उपन्यास पढ़े हो, उपन्यास पढ़ के आपको क्या लगा कि वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं हमारे समाज में है। अब वो उपन्यास चाहे आपका मैला आंचल हो, चाहे गोदान हो, चाहे गबन हो, सेवा सदन हो, या तो कालखंड में समय विशेष में जब लिखा गया हो ऐसी घटनाएं घटित हो। कुछ उपन्यास ऐसे भी हैं जो कल के लिखे गए हैं, मतलब पहले लिखे गए हैं, आज भी उतने ही प्रासंगिक है। तो उपन्यास समय के साथ ये नहीं कह सकते कि वो अप्रासंगिक हो जाते हैं, वो समय के साथ फिर भी उस समय भी थे, आज भी हैं, उतने ही प्रासंगिक हैं। जैसे आप परीक्षा गुरु उपन्यास ले लीजिए कि परीक्षा गुरु उपन्यास के बारे में तो बहुत डिटेल से इन्होंने चर्चा की है रामचंद्र तिवारी जी ने, कि कैसे जो है जो सच्चा मित्र होता है वो कौन होता है, और जब आपके पास सब कुछ भरा होता है तो सब आपके पास होते हैं, जब नहीं होता तो सब छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या वो उसी कालखंड में जब लिखा गया प्रासंगिक था? ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो ये उपन्यास जो होता है उप अर्थात निकट तथा न्यास अर्थात थाती, और उपन्यास जो ऐसी विधा है जो हमारे सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो, हमारे आस पास ही वो घटनाएं घटित रहती हैं, वो हमारे जीवन का ही एक पार्ट होती हैं। आप कह सकते हैं कि वो जीवन का सिर्फ एक नहीं बल्कि जिसके जीवन से उठाया जाता है वो समूचा जीवन का आप कह सकते हैं कि एक दर्शन होता है। और सामाजिक जीवन के निकट होने के कारण ही उपन्यास को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग का महाकाव्य। महाकाव्य क्या है? अपने आप में कंप्लीट होता है। तो आधुनिक युग का महाकाव्य इसको क्यों कहा जाता है?
क्योंकि सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट होता है उपन्यास। रॉल्फ फॉक्स ने अपने प्रसिद्ध लेख द नॉवेल एज एन एपिक, उपन्यास महाकाव्य के रूप में उपन्यास को कहा है महाकाव्य के समकक्ष बताया है। ये किसने बताया? रॉल्फ फॉक्स ने बताया है कि उपन्यास कैसे महाकाव्य के समतुल्य है। उपन्यास का मूल संबंध यथार्थ से माना गया है और इसी अर्थ में ये पारंपरिक आख्यायिकाओं से अलग है। जैसे कथा कहानी में आपने अंतर देखा होगा कि जो पहले कथा होता था, तो जो कथा होता था अंततः उसका होता था कि उद्देश्य होता था कि अगर बच्चों को सुनाया जाए या कुछ भी किया जाए तो उनके अंदर नैतिक मूल्य का विकास किया जाए। फिर बाद में आपने देखा कि आप प्रेमचंद जी को ही देखते हैं कि शुरुआत में जो भी उनका कहानी लिखते थे तो कहीं ना कहीं वो आख्यायिका या कथा के रूप में होता था, क्योंकि जो हमारे समाज में सच में कड़वी सच्चाई थी उसको भी वो ढक के बाद में उसको आदर्श रूप में अमली जामा पहना देते थे, जबकि ऐसा नहीं था। लेकिन समय के साथ उन्होंने देखा कि नहीं, जैसा हम लिख रहे हैं वैसा तो हमारे समाज में नहीं हो रहा है, और जब उनका इनसे मोहभंग होने लगा तो आप अंततः उनको देखते हैं कि एक समय आता है वो कफन उपन्यास लिखते हैं। और फिर आप देखते हैं कि सामाजिक सरोकार से रिलेटेड जितने भी आप कह सकते हैं कि जो भी हमारे समाज में कमियां हैं उनको उजागर करते हैं, यानी उनका जो मोहभंग होता है तो आदर्श से वो यथार्थ की ओर उन्मुख हो जाते हैं, उधर चल पड़ते हैं। तो जो हमारा उपन्यास है, उपन्यास विधा कहा जा रहा है यहाँ पे कि उपन्यास एक ऐसी विधा है जो पारंपरिक आख्यायिकाओं से अलग है, सिर्फ आदर्शवादी नहीं है, कोरा यथार्थ है। ये जो हमारे समाज में सच्चाई है, हमारे समाज की सच्चाई को रखता है। विभिन्न आलोचकों ने इस यथार्थवादी आग्रह को उपन्यास का सामान्य कथा से भेदक तत्व माना है कि जो सामान्य कथा होता है उससे उपन्यास कैसे अलग होता है। ब्रिटिश उपन्यासकार है डेनियल डिफ। डेनियल डिफो ने जो है 1660 से 1731 ईस्वी को आधुनिक उपन्यास का जनक कहा है। तो किसको? ब्रिटिश उपन्यासकार डेनियल डिफो को आधुनिक उपन्यास का जनक कहा जाता है। नॉवेल को बांग्ला और हिंदी में उपन्यास, उर्दू में नॉवेल। देखिए, नॉवेल को बांग्ला और हिंदी में उपन्यास, तो नॉवेल बांग्ला में ये हो गया, हिंदी में उपन्यास, उर्दू में नॉवेल कहते हैं, मराठी में कादम्बरी कहते हैं, गुजराती में इसको नवल कथा कहते हैं। भारत में उपन्यास की विधा पाश्चात्य साहित्य की देन है, जिसका सबसे पहले प्रभाव बांग्ला साहित्य पर पड़ा। आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स सबसे पहले कहाँ पे कब्जा जमाए थे? कलकत्ता ही उनके लिए एक तरीके से धन का केंद्र होता था, तो सब कुछ आपने देखा, सारा उपद्रव कलकत्ता में ही सबसे पहले आपको देखने को मिलता है। और तो फिर बुद्धि विद्या सब कुछ वहीं से फैलना शुरू हुआ और उपन्यास भी वहीं पे आप कहते हैं कि जो है सबसे पहले अगर देखें कि प्रभाव जो है वो बांग्ला साहित्य पे ही देखने को मिलता है। और अंग्रेजी उपन्यासकार हेनरी फील्डिंग ट्री टॉम्स जॉन्स की तर्ज पर टेकचंद ठाकुर ने अलालेर घरेर दुलेर 1857 ईस्वी नामक उपन्यास रचा। देखिए, भारत में कहते हैं कि उपन्यास तो पाश्चात्य की देन है, और पाश्चात्य में भी उपन्यास सबसे पहले अपने यहाँ पे बांग्ला साहित्य की देन है, जो हिंदी में भी आया साथ में। और अंग्रेजी उपन्यासकार हेनरी फील्डिंग ट्री टॉम जोन्स की तर्ज पे टेकचंद ठाकुर ने अलालेर घरेर दुलाल 57 में लिखा था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि ये किस आधार पे लिखा गया है। तो ये विद्वान जो लिखे थे, ये पहला बांग्ला उपन्यास माना जाता है, इसीलिए ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला जो है बांग्ला उपन्यास किसे माना जाता है। और दुर्गेश नंदिनी करके है, तो दुर्गेश नंदिनी 1865 ईस्वी की रचना कर प्रथम बांग्ला मौलिक उपन्यासकार के रूप में बंकिम चंद्र जी की ख्याति प्राप्त है। आपने शरद चंद्र की जीवनी अगर पढ़ा हो, अपने सिलेबस में लगा हुआ है शरद चंद्र जी की जीवनी जो लगा हुआ है, आप उनकी जीवनी को पढ़ेंगे तो एक समय जो बांग्ला साहित्य में बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जितने भी उपन्यास हैं या जीवनियां है, जीवनी तो उनपे विष्णु प्रभाकर जी ने बस उनपे एक जीवनी लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग जो है शरद जी की जीवनी को पढ़ते हैं। बाकी जब शरद जी को पढ़ते पढ़ते हमने थोड़े विस्तार से पढ़ने की कोशिश की तो बांग्ला साहित्य की तरफ हम उन्मुख हुए, तो मुझे लगा कि बांग्ला साहित्य तो अपने आप में बिल्कुल अद्भुत साहित्य है। जब हम शरद चंद्र जी को पढ़ने लगे और हमने ये देखा कि शरद चंद्र जी महिलाओं में कितना काम किए हैं, जिस दृष्टि से उन्होंने देखा है, जिस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है, आप उनके उपन्यासों को पढ़ेंगे तो बिल्कुल डूबते चले जाएंगे। हम कुछ आपको ये जब पढ़ाते दौरान जो है कुछ ऐसे सीरीज का नाम भी बताते चलेंगे जिनको आप देखिए, कोई भी चीज होता है कि हम पढ़ते हैं तो वो उतना अस्थाई नहीं रहता, अगर हम विजुअलाइज कर लेते, कहीं से देख लेते तो बहुत अस्थाई हो जाता है। इसलिए हम कुछ आपको ऐसे जो हमारे मतलब कि आपने देखा होगा कि जो भी डीडी न्यूज वगैरह है या पहले जो हमारा प्रसार भारती होता था, तो हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे पड़े हुए हैं जिसमें आपको देखेंगे कि जैसे सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, गोदान है, और इनके अलावा आप इनका श्रीकांत हो गया, शरद चंद्र जी के द्वारा जो है
इनके अलावा कुछ ऐसे भी उपन्यास हैं जिनके हम नाम बताएंगे आपको कि आप उनको देखिए, समझिए और थोड़ा सा ना विचार विमर्श करिए, साहित्य को थोड़ा सा जिए तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और ऐसे ही बिल्कुल आप पढ़ने की उससे करेंगे तो शायद उतना ज्यादा याद नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे प्रथम बांग्ला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी 1865 की रचना कर पहला बांग्ला मौलिक उपन्यासकार के रूप में ख्याति प्राप्त किसने किया था? बंकिम चंद्र जी ने किया था। और ये अंग्रेजी उपन्यासकारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। 1862 की बात है। 1862 ईस्वी भूदेव मुखोपाध्याय द्वारा भी बांग्ला में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग किया गया है। आप जो शरद चंद्र जी की जीवनी है, विष्णु प्रभाकर का जो आवारा मसीहा है, बस आप उसी को पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि बांग्ला साहित्य कितना समृद्ध है, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था और यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा है। जब हमने शरद चंद्र जी की जीवनी, विष्णु प्रभाकर जी ने जो लिखा है, जब हम शरद चंद्र जी की जीवनी को पढ़ने लगे तो हमें एहसास हुआ और हम उनको पढ़ते पढ़ते इतनी गहराई में उतर गए। फिर हमने प्रसार भारती से भी देखा, श्रीकांत है, तो उन्होंने बहुत मतलब ऐसे ऐसे महिलाओं को, या आपने देखा कि उन्होंने ऐसी महिलाओं को जगह दिया साहित्य में जिनको शायद हमारा समाज जो है सम्मान की नजर से नहीं देखता। तो उन्होंने कैसे उनके, जब आप किताबों को पढ़ेंगे तो उन्होंने उन नारियों का इतिहास लिखा या उनके बारे में विस्तार से वर्णन किया, जिन पे जो है हमारे यहाँ के जो प्रबुद्ध जन है उन पे बात करने से कतराते हैं। तो जो बांग्ला साहित्य है वो अपने आप में बहुत समृद्ध साहित्य है। इसलिए आप देखिए कि जो यहाँ पे हम अब पढ़ने जा रहे हैं उपन्यास विधा में, तो यहाँ पे ये बताया गया कि बांग्ला में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग किया गया है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोकप्रिय बनाया। 1873 में दुर्गेश नंदिनी फिर हिंदी में अनुवाद होकर आया और उसके बाद जो है 1882 ईस्वी में श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु आता। तो हम लोग श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु सिलेबस में लगा है, यूजीसी नेट में भी लगा हुआ है, ज्यादातर जगहों पे लगा होता है और क्वेश्चन भी इससे पूछता है। तो फिर देखिए 73 में दुर्गेश नंदिनी, और वो दुर्गेश नंदिनी ही हिंदी में अनुवाद होकर आया। उसके बाद जाके 1882 में लाला श्रीनिवास दास कृत जो है परीक्षा गुरु का प्रकाशन हुआ, जिसे हिंदी का कहा जाता है कि ये पहले मौलिक उपन्यास है। और इस प्रकार हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों पर बांग्ला और अंग्रेजी उपन्यासों का, यानी जो हिंदी का उपन्यास है उस पर आप बांग्ला और अंग्रेजी दोनों के उपन्यासों का स्पष्ट प्रभाव आपको देखने को मिलता है। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो हिंदी में जब आप बात करते हैं तो नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सबसे पहले प्रयोगकर्ता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। सबसे पहले जो यहाँ पे आप देखेंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है यहाँ पे बताया गया कि सन 1875, समय क्या है 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए, तो इन्होंने जो है हरिश्चंद्र जी ने किया था उपन्यास पद का सबसे पहले प्रयोग किया था 1875 में। और ये किसके लिए? हरिश्चंद्र चंद्रिका में जो प्रकाशित अपनी अपूर्ण रचना, इनकी अपूर्ण रचना जो थी मालती के लिए इन्होंने प्रयोग किया था। भारतेंदु ने ही सर्वप्रथम पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा नामक सामाजिक उपन्यास भी लिखा है ना, और इनका मूल उद्देश्य था वृद्ध विवाह का दोष एवं महिलाओं की शिक्षा का समर्थन। इसमें नायिका चंद्रप्रभा का बेमेल विवाह वृद्ध ढूंढीराज से होता है, और अध्ययन की सुविधा के लिए हिंदी उपन्यास का काल विभाजन भी प्रेमचंद जी के समकालीन उनके समय के साथ, और प्रेमचंद्रोत्तर युग और फिर स्वतंत्रोत्तर युग के साथ हम महिला रचनाकारों को देखते हैं। अभी तो बहुत अलग अलग क्षेत्रों में भी उपन्यास जो है लिखा जाने लगा, तो ये समय के साथ है। तो ये देखिए संक्षेप में हमने अभी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन संक्षेप में आपको विषय वस्तु से परिचित कराया कि कुछ इस तरीके से इसका है। बाकी मूल टेक्स्ट पे हम बात कल से करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए देख लेते हैं ताकि आपको विश्वास होगी प्रश्न जो पूछा जाता है वो किस तरीके से पूछा जाता है, और आपको ये भी विश्वास हो जाए कि यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ाई के साथ आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा अगर आप अच्छे से जो है पूरे क्लास को लेते हैं, और क्लास लेने के बाद जो है किस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन इसलिए देखते रहना जरूरी है ना कि ऐसा नहीं हो कि हम जो है लीक से हटके पढ़े जा रहे हैं और जिसका कोई मतलब नहीं है। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन ही आपको जो यहाँ पे देखने को मिलेगा उपन्यास विधा में, एक एग्जाम में नहीं बल्कि कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहले रुक के आप क्वेश्चन खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। मैला आंचल कहानी का कथाचित निम्न में से कौन है? अब ये ज्यादातर जगहों के सिलेबस में लगा है मैला आंचल उपन्यास, और मैला आंचल को हमने जो है बहुत अच्छे से चैनल पे करा रखा है, पूरा प्लेलिस्ट है, उसको अच्छे से कर जाइए। तो यहाँ पे लखनऊ, बनारस, दरभंगा, बिहार, सभी को पता है कि बिहार के पूर्णिया जिले की बात की गई है इसमें, तो बिहार के पूर्णिया की बात की गई है।
मैला आंचल कब आया था? देखिए अब यहाँ पे व्याख्या में आपको सब कुछ मिलेगा। मैला आंचल उपन्यास जो कि सन 1954 में उपन्यास की कथा बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव पर आधारित कथा है और ये फणीश्वरनाथ रेणु का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। इसलिए हमने कहा एक आंचलिक उपन्यासकार के तौर पे भी आप फणीश्वरनाथ रेणु जी को देखते हैं और ये जो उनका मैला आंचल 1954 में है, ये जो है आंचलिक उपन्यासकार के तौर पे ही माना जाता है। हालांकि इसके अलावा भी एक उपन्यास है, आप नाम बताइएगा, जिसको जो है फणीश्वरनाथ रेणु के मैला आंचल से पूर्व भी माना जाता है कि वो भी आंचलिक उपन्यास है, अगर आपको पता हो तो। यहाँ पे देखिए मैला आंचल मेरीगंज गांव पर आधारित है और ये आंचलिक उपन्यास है। रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता माने जाते हैं। परती पर कथा इनकी 1957 में और दीर्घ तपा इनकी रचना 1963 में आया। जुलूस 1965 में है। पलटू बाबू करके है 1979 ईस्वी में। रेणु के अन्य भी प्रसिद्ध उपन्यास है। मैला आंचल कहानी नहीं बल्कि ये रेणु का उपन्यास है। अब यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी के आपने काफी उपन्यास पढ़े होंगे, लेकिन आपको ये बताना है पूर्ण प्रकाश, अलका, निरूपमा, प्रभावती, इनमें कौन सा जो उपन्यास है ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी का उपन्यास नहीं है। पॉज करके आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, अदरवाइज कहीं पे भी साइड में लिखते रहें। हाँ ये है कि अपनी लेखनी थोड़ा सा चलाते रहें ताकि विषय वस्तु पे आपका भी कमांड होता जाए, सिर्फ सुनिए नहीं। तो यहाँ पे जो पूर्ण प्रकाश करके है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित सामाजिक उपन्यास है। पूर्ण प्रकाश भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अनुवाद किया। आपने हरिश्चंद्र जी के बारे में सुना होगा कि उन्होंने जो लिखा भी है, जो उनकी रचनाएं हैं, कुछ उनकी मौलिक है, कुछ अनुदित रचनाएं। अनुदित बोले तो अनुवाद किया हुआ रचना। पहले क्या होता था, जैसे हमने कहा ना कि बांग्ला साहित्य समृद्ध हो या अंग्रेजी साहित्य समृद्ध हो, तो जो चीजें लगता था कि समाज को हिंदी में कन्वर्ट करके देना चाहिए, तो हमारे जो रचनाकार रहे वो बड़े आलसी तब नहीं होते थे। उन लोगों ने बहुत मेहनत करके उनको अनुवाद किया, हम लोगों के सामने रखा। हम ही लोग ही आलसी हैं कि उस तरीके से उसको आत्मसात नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते हैं। तो इन्होंने पूर्ण प्रकाश जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित सामाजिक उपन्यास है। शेष तीनों उपन्यास जो है प्रभावती 1936 में, ये उपन्यास त्रिपाठी जी का है 1936 में, और अलका 1933 में, निरूपमा जो उपन्यास है 1936 में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास है। पूर्ण प्रकाश उपन्यास का पूरा नाम क्या है? पूर्ण प्रकाश चंद्रभूषण इसका पूरा नाम है। ये मराठी से हिंदी में अनुवाद किया हुआ उपन्यास है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम आपको बताना है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम क्या है? जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें आपको बताना है कि जो है क्रम से बताना है। तो देखिए एक तरीके से पहले यूजीसी नेट 2015 का पेपर है, पहले ही क्रम वगैरह वाले क्वेश्चन बहुत आते थे, लेकिन अब पैटर्न बहुत चेंज हो गया है। अगर आप आगामी इधर बीच यूजीसी नेट एग्जाम वगैरह में अपीयर हो रहे होंगे, तो अब अगर मान लीजिए उनको उपन्यास से क्वेश्चन पूछना भी है तो वो उपन्यास के इन डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछेंगे, ना कि आपसे बिल्कुल सतही तौर पे कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगा दो या सिर्फ 2-4 पात्रों के नाम दे दिए। अब तो मुख्य पात्रों को छोड़ के गौड़ पात्रों को पूछने लगते हैं। मतलब मैला आंचल हमने खुद कितनी बार पढ़ा है, लेकिन वो ऐसे ऐसे पात्रों को पूछ देंगे ना जिन पे आपका समानता ध्यान नहीं जाता है, बिना मूल टेक्स्ट पढ़े काम ही नहीं होता है। बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न हो गया है। तो वैसे आप ना इनका जो है जन्म मृत्यु देख लीजिए। भगवती चरण वर्मा जी का जो है 1903 से 1981 का समय है। जैनेन्द्र जी 1905, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 1907। यानी क्रम से देखें तो पहले भगवती चरण वर्मा है, फिर जैनेन्द्र 1905, और ज्यादा अंतर भी नहीं है। देखिए भगवती चरण वर्मा का अगर 1903 में जन्म बताया गया है तो जैनेन्द्र जी का 1905 है। 1907 बताया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, और अमृतलाल नागर का 1916। कौन सा अमृतलाल नागर जी का जो इम्पोर्टेंट उपन्यास है हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगाओ, अगर आपको पता हो तो कमेंट में पिन कीजिए कि क्या आपको सच में सिलेबस याद है कि नहीं याद है। अब हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक के तौर पे किसे जाना जाता है? श्री हरकृष्ण जौहर, बाबू देवकीनंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राव गहमरी। तो यहाँ पे देखिए बाबू देवकीनंदन खत्री। अब यहाँ पे हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक के तौर पे, अभी जब हम तिलस्मी अय्यारी के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे, लेकिन मुझे तिलस्मी अय्यारी के बारे में सच में पहले कुछ भी नहीं पता था कि ये उपन्यास में क्या लिखा जाता था। बस ऐसे ही हम फैक्ट के तौर पे पढ़ लेते थे। लेकिन एक बार ये हुआ कि हमने सोचा कि सच में तिलस्मी अय्यारी में क्या चीज हो सकता है और ऐसे उपन्यास क्यों लिखे जाते रहे होंगे। तो बहुत ही मनोरंजन परक उपन्यास उस समय लिखे जाते थे। और ये चीज जब हमने थोड़ा सा देखा कि चंद्रकांता की सीरीज पड़ी हुई है, आप मतलब प्रसार भारती पे भी देख सकते हैं, पुराना सीरीज भी नया है, तो इसमें जैसे होता है अय्यारी में अय्यार क्या होता है, या आपने देखा है कि उसमें जो अय्यार होते हैं
चंद्रकांता में ही देखेंगे कि कैसे चंचला चपला करके उसके अयार दोस्त होते हैं, या बहुत ही मतलब ऐसे कथानक आपको फैंटेसी के साथ कुछ मतलब मिला के रचा जाता है कि कल्पना लोक की दुनिया होती है। तो तिलस्मी अयारी तरीके से जो है इसका पूरा इतिहास ही बहुत अच्छे से इन्होंने रामचंद्र तिवारी जी ने बताया। तो जब हम उस उपन्यास पे बात करेंगे तो आप जो है आपको उपन्यास समझ में आएगा, और हम साथ में आपको बता रहे हैं कि बीच बीच में हम ऐसी चीज को रिकमेंड करते जाएंगे जिसको आप ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत देखिएगा कल्पना करने के लिए, ताकि जैसे हमने बोला तिलस्मी अयारी, तो आपको बाबू देवकीनंदन खत्री के साथ वो थोड़ा सा वो जो वस्तु विन्यास है वो भी याद आ जाए, तो वो चीज आपको समझने में बहुत ज्यादा मतलब सुविधा होगा। मुझे तो फिलहाल हिंदी साहित्य को पढ़ने में इसीलिए बहुत इंटरेस्ट आता है। कहानी, उपन्यास, नाटक ये ऐसी चीजें हैं कि हम खोज खोज के जो भी नाट्य मंच पे हुआ है या प्रसार भारती पे है, कहीं पे भी है, जिनको हम देख सकते हैं। देखने के बाद थोड़ा सा ही, चाहे उसको नहीं बहुत ज्यादा देखे, थोड़ा सा ही देखने के बाद हम विजुलाइज कर पाते हैं ना उस चीज को, हम बहुत लॉन्ग टाइम तक ध्यान में रख पाते हैं और उसको समझ भी पाते हैं। तो यहाँ पे हिंदी साहित्य में तिलस्मी अयारी जो है, उपन्यास के प्रवर्तक खत्रा जी है, देवकीनंदन खत्रा, और चंद्रकांता का नाम लेते ही मुझे तुरंत वो चीज सारा याद आ गया कि तिलस्मी महल क्या होता है, तिलस्मी जासूसी क्या चीजें होती है, वो सब पता चल गया। तो इनका जो चंद्रकांता है, चंद्रकांता संतति है। इनके अलावा नरेंद्र मोहिनी करके है, वीरेंद्र वीर करके है, और वीरेंद्र करके वो नायक भी होता है चंद्रकांता में, वीरेंद्र ही नायक भी होता है। इनके अलावा हिंदी में जासूसी उपन्यास का प्रवर्तक भी किनको माना जाता है? तो देखिए एक चीज ध्यान रखिए, तिलस्मी अयारी अलग चीज है और वही चीज आप जासूसी उपन्यास में देखते हैं तो गोपाल राम गहमरी को कहा जाता है। और जो गोपाल राम गहमरी है, इनको जो है हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेजी में कानन डायल थे तो कुछ ऐसे ही लिखते थे, तो हिंदी में इन्होंने इस तरीके से लिखा। इसमें अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, सरकटी लाश, जासूस की भूल, इस तरीके से जो है जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो कौन जासूसी में आता है, जासूसी उपन्यासकार कौन, कौन तिलस्मी अयारी उपन्यासकार है, और चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? चक्करदार चोरी, नाम से ही कुछ लगेगा ना कि चोरी वोरी कौन करता है, और जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा जब हम आपको बहुत अच्छे से तिलस्मी अयारी उपन्यासकार में कौन है, जासूसी उपन्यास क्या होता है, जासूसी उपन्यासकार में कौन है, तो आपको नाम नहीं भी पता होगा और 4 ऑप्शन एग्जाम में आएगा तो आप बड़े आसानी से उसको लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आप गोपाल राम गहमरी, क्योंकि सरकटी लाश और इस तरीके से खूनी कौन, जासूस की भूल, और ऐसा कौन लिखेगा, तो वही लिख सकता है जो किस श्रेणी में आता हो। तो आपको श्रेणियां पता होगा कि ये जासूसी हो सकता है कि तिलस्मी अयारी वाला हो सकता है। बाकी अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, जासूस की भूल, ये इनकी रचनाएं हैं। और देवकीनंदन खत्री हिंदी में तिलस्मी उपन्यासों के जन्मदाता हैं, और इनके प्रमुख उपन्यास में चंद्रकांता है, चंद्रकांता संतति है। कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, गुप्त गोदना, अनूठी बेगम, लज्जा राम शर्मा, धूत रसिक लाल, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति। इससे आपको ये थोड़ा थोड़ा याद भी होता चलेगा ना कि ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप बिल्कुल आइडिया ही नहीं रहेगा क्वेश्चन कैसे आता है, तो हम आपको पूरे उपन्यास पढ़ाते जाएंगे, आपको लगेगा इतना ज्यादा हम किसको याद करें। अब आपको एक याद करने का पैटर्न भी पता चल रहा है कि तिलस्मी अयारी से क्वेश्चन आता है, जासूसी से आ रहा है, और आगे देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन और भी पूछा गया है। तो किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, ये किसका कहना है? तो कुछ जो इम्पोर्टेंट रचनाकार होते हैं उनकी रचनाओं से इम्पोर्टेंट पंक्तियों को भी पूछा जाता है। तो किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, ये किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिवनंदन साय, प्रेमचंद, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, ये कहना राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ पर इन्हें 1996 में व्यास सम्मान भी मिला था। उपेंद्र नाथ अस का उपन्यास गर्मराग किस सन में प्रकाशित हुआ? अब यहाँ पे दिया है कि उपेंद्र नाथ अस्क, इनका उपन्यास गर्मराग जो है वो किस सन में प्रकाशित हुआ? 1954 में, 40 में, 52 में, 38 में, कब प्रकाशित हुआ? तो उपेंद्र नाथ अस्क जो है इनका उपन्यास गर्मराग करके है, और ये गर्मराग 1952 में। तो किसका है? अस्क जी का उपन्यास यहाँ पे पूछा गया है। नाम क्या है? उपेंद्र नाथ अस्क के उपन्यास गर्मराग, ये 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और अस्क जी को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार भी कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास आप देखेंगे ना तो सितारों का खेल करके है, यानी उपेंद्र नाथ अस्क का जो उपन्यास है उनमें है सितारों का खेल। सितारों का खेल 1940 ईस्वी में, गिरती दीवारें करके है 1947 में, बड़ी बड़ी आंखें करके है 1955 में। इनके अलावा उपन्यासों में है पत्थर अल पत्थर, पत्थर अल पत्थर जो है 1957 ईस्वी,
शहर में घूमता आईना 1963 ईस्वी, बांधो ना नाव इस ठाव। अब देखिए बांधो ना नाव इस ठाव, जैसे ही हमने कहा बस इसमें बंधु लगाने की कमी है, तुरंत आपको यूनिट 5 यूजीसी नेट का याद आ गया होगा, क्योंकि यूजीसी नेट का यूनिट 5 हिंदी कविता विधा से रिलेटेड है। और बांधो न नाव इस ठाव बंधु, कितना बढ़िया निराला जी का गाना है, आपने देखा है कि अपनी प्रेयसी के साथ जब वो घूमने जाते नहीं, प्रेयसी के साथ घूमते नहीं है बल्कि उस घाट पे पहुंचते हैं जहां हो सकता है कि प्रेम से रिलेटेड कुछ उनकी स्मृतियां जो है तरोताजा हो जाती हैं, और वो मल्लाह से जो खेलने वाला होता है उसे कहते हैं कि बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। बहुत ही आप कह सकते हैं कि लय में गाने वाला गीत है, और ये आपके पाठ्यक्रम में लगा है। और जो गीत मतलब कि जो यूनिट 5 है उसको भी हमने चैनल पे करा रखा है, तो वहां से कवर कीजिएगा। तो बांधो ना नाव इस ठाव बंधु इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ठाव तक लगा है, बंधु नहीं लगा है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है ये अस्त जी का उपन्यास है। और ऐसे क्वेश्चन आते बहुत है बड़ा कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि जैसे आया आपको निराला जी का गाना याद आ गया, गीत याद आ गया, तो आपने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया। तो बांधो ना नाव इस ठाव 1974 ईस्वी में है ना, ये चीज ध्यान रखना है। और गर्म राख जो उपन्यास है इसका प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। ये डॉक्टर रामचंद्र तिवारी द्वारा विरचित हिंदी का गद्य साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ में वर्णित है, जो विकल्प में नहीं दिया गया है। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम क्या है? बाजार के बीच बाजार के खिलाफ, प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, वृंदा करात। बाजार के बीच और बाजार के खिलाफ, तो ये है प्रभा खेतान जी का। देखिए बाजार के बीच और बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम प्रभा खेतान है, और ये यूपी पीएससी जीडीसी का क्वेश्चन है। हमने प्रभा खेतान जी का छिन्नमस्ता उपन्यास, आई थिंक उपन्यास ही था, पढ़ा था। बहुत ही मतलब हृदय विदारक उपन्यास की श्रेणी में आता है। छिन्नमस्ता उनका पढ़ा था कि किस तरीके से एक जो लड़की होती है वो अपने जीवन में संघर्ष कैसे करती है, घर पे ही कितनी प्रताड़ित होती है, घर पे ही शोषण का कैसे शिकार होती है, और उस जाल से निकलकर वो बहुत आगे तक पहुंचती। इससे लगता है हमारी जो महिला लेखिकाएं हैं जो उपन्यासकार विधा के रूप में उपन्यास में भी अपना लेखनी चलाई हैं, वो बहुत ही मतलब उनका भी अद्भुत रहा है। आपका बंटी आप पढ़िए, या मैला आंचल, तो ये आपका बंटी इनका हो गया। इनके अलावा आप कृष्णा सोपती के उपन्यास को पढ़िए, है ना। तो ये सब उपन्यास जैसे बहुत ही अलग किरदार के साथ इन लोगों ने लिखा है पूरे जीवन वृत्तांत को। और यहाँ पे बाजार के बीच बाजार के खिलाफ प्रभा खेतान जी का उपन्यास है। ये लघु उपन्यास विधा की रचना है, और प्रभा खेतान जो है ये फ्रांसीसी रचनाकार थे, सिमोन द बउआ। सिमोन द बउआ का नाम सुना होगा आप पहले भी। और सिमोन द बउआ का जो द सेकंड सेक्स का है, और द सेकंड सेक्स करके उनकी जो रचना है उसी का अनुवाद स्त्री उपेक्षिता के कारण काफी चर्चित रहा था। और प्रभा खेतान द्वारा रचित उपन्यास आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, देखिए छिन्नमस्ता का नाम आया ना, हमने कहा कि छिन्नमस्ता हमने बी ऑनर्स में पढ़ा था, हिंदी लिटरेचर से मेरा ऑनर्स रहा है, उसमें हमने पढ़ा था। और उस समय मतलब एक पल के लिए उस उपन्यास को पढ़ने के बाद जैसे लगता है सब कुछ थम सा गया था, इतना ज्यादा मतलब हृदय विदारक था। जैसे आप यशपाल जी के दिव्या उपन्यास को पढ़ते हैं, आपको बिल्कुल झकझोर देने वाला उपन्यास होता, तो कुछ ऐसे उपन्यास हैं जिनको पढ़ने के बाद आप पहले जैसे जो सोच रहती उससे आप बहुत अलग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। इसी तरीके से हमने आपको ऐसे ही बताया शरद चंद्र जी के द्वारा कि किस तरीके से उन्होंने जो अपनी लेखनी में अपना कलम चलाया, जो अद्भुत है, मतलब अद्भुत कथा शिल्पी उनको कहा ही जाता है। लेकिन हमने कुछ उनके उपन्यास को पढ़ा, कुछ देखा, श्रीकांत वगैरह को देखा, है ना, तो बहुत ही अलग प्रकार का है। तो आप भी जब भी समय मिले तो ऐसे उपन्यासों को जरूर पढ़ते रहें। आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी, ये बार बार क्वेश्चन, पीली आंधी, अपने अपने चेहरे, आओ पेपे घर चले, छिन्नमस्ता हो गया। इनके अलावा बाजार के बीच बाजार के खिलाफ, ये सारी जो रचनाएं हैं वो किसका है? प्रभा खेतान जी का। बाकी ये सिमोन द बउआ, ये स्त्री उपेक्षिता के कारण जो चर्चित उपन्यास रहा है, तो इसका भी जो है इन्होंने अनुवाद किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है निर्वासित बुधवा की बेटी, पुनर्नवा, निरूपमा। अब देखिए यहाँ पे निर्वासित बुधवा की बेटी और इनके अलावा जो है पुनर्नवा, निरूपमा, तो कौन सा जो है इनके द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का 4 उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं, तो इसमें पुनर्नवा इन्हीं का है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो आत्मकथा है उसमें चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, जबकि जो निर्वासिता है वो अनूप लाल मंडल के द्वारा लिखा गया निर्वासिता। निरूपमा निराला द्वारा, बुधवा की बेटी ये उग्र के द्वारा, बेचन लाल उग्र के द्वारा लिखा गया है। पंडित राम सदाराम फुलौरी के उपन्यास भागवती का रचना काल का समय क्या है? और देखिए एमपी असिस्टेंट में भी पूछा गया, यूपीपीएससी जीडीसी में भी पूछा गया, तो ये 1877 में। पंडित सदाराम फिलौरी के उपन्यास भागवती का रचनाकाल 1877 है। फिलौरी सनातन धर्म के प्रचारक रहे हैं, जोशी स्वतंत्रता सेनानी, और साथ ही साथ संगीतज्ञ, हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार भी रहे हैं।
और इनके अलावा जो ओम जय जगदीश हरे हम लोग जो है बहुत ही लोकप्रिय रहा है इनकी आरती, तो ये किसका है, फिलौरी जी के द्वारा, ही फिलौरी जी के द्वारा लिखा गया है। और सत्यामृत प्रवाह, सत्योपदेश, सत्य दत्त दीपक भी है इनका। झूठा सच के दूसरे भाग का, हाँ अभी हमने झूठा सच उपन्यास बहुत ही जल्दी खत्म किया है पढ़ के। अभी वतन और 2 भाग में 58 और 60 में आया था, और इसका पहला पार्ट वतन और देश के नाम से था, और देश का भविष्य नहीं पढ़ा। बहुत ही हृदय विदारक उपन्यास है। तारा की जो कहानी है उसमें, कि एक जो शिक्षित नारी है, समय के साथ जो सामाजिक दबाव होता है, सामाजिक दबाव के कारण हमें सामाजिक बंधन में बंधना पड़ता है, और जो हस्य नारी का हुआ है, विभाजन की त्रासदी में सबसे अगर किसी ने झेला है ज्यादा, तो उसमें तारा की स्थिति को आप देखेंगे। अभी हमने देश का भविष्य नहीं पढ़ा कि आगे चल के क्या कैसे होता है, लेकिन वतन और देश जो पहला हमने पढ़ा, बहुत ही ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि अंदर से हिला देने, बहुत ही विचलित कर देने वाला दृश्य है उसमें। तो जब भी समय मिले आप उसको जरूर पढ़िए। हम जल्दी सीरीज शुरू करने वाले हैं। उपन्यास को इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि पूरा उपन्यास आप रसमग्न होकर पढ़ेंगे। सिर्फ उपन्यास को पढ़ेंगे नहीं, उसको समझेंगे, आत्मसात करेंगे, उसमें विचार मंथन करेंगे। इस तरीके से आप पढ़िए चीजों को। तो झूठा सच हमारे सामने जो है यशपाल जी के द्वारा ये उपन्यास 2 भागों में आता है। पहले भाग का शीर्षक है वतन और देश 1958 तथा दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य 1960। यशपाल द्वारा रचित अन्य औपन्यासिक कृतियों में दादा कॉमरेड 1941 ईस्वी, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, कॉमरेड 46, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 56, अप्सरा का शौक 65, तेरी मेरी उसकी बात 1974। इनके अलावा आप देखें फणीश्वरनाथ रेणुकृत आंचलिक उपन्यास जो है वो कौन सा है, तो ये है मैला आंचल। फणीश्वरनाथ रेणुकृत आंचलिक उपन्यास में मैला आंचल 1954 में, और रेणुकृत मैला आंचल उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है। और इनके उपन्यास में मैला आंचल भी है, प्रति पर कथा भी है, दीर्घतपा है, जुलूस है। देखिए पहले भी आया, तो इसे एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। और फणीश्वरनाथ रेणु अपना जो है साहित्यिक गुरु किसको मानते हैं, सतीनाथ भादुड़ी को मानते हैं, और ये बांग्ला उपन्यासकार हैं। तो रेणु जी साहित्यिक गुरु बांग्ला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को मानते हैं, और ये जो है ये बांग्ला उपन्यासकार हैं। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। मृगनयनी 1950 ईस्वी उपन्यास के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। शेखर एक जीवनी भाग 1 1940 और भाग 2 44 अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास है। हमने शेखर एक जीवनी भी आपको चैनल पे कराया है, और अच्छी बात ये है कि कराने के क्रम में हमने भी सारे उपन्यास को अपने आप में पढ़ा, और पढ़ा ही नहीं, बहुत ही विचार मंथन किया, आत्मसात किया। शेखर एक जीवनी में भी जो शेखर का जीवन है, और जीवन अंततः किस रूप में उनका संघर्षों से भरा होता है और प्रेरित होता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको उसमें देखने को मिलेगा। हो सकता है वो अज्ञे जी स्वयं उसमें नहीं हो, लेकिन हर एक इंसान का जो एक अलग अलग किरदार होता है वो आप उसमें अच्छे से समझ पाएंगे। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। किसको दी जाती है, वृंदावन लाल वर्मा को। तो यहाँ पे हमने देखिए कुल आपको ज्यादा नहीं 10 क्वेश्चन कराए, लेकिन हाँ हमने क्वेश्चन को इस तरीके से कराया कि आपको बिल्कुल बोरिंग ना लगे, और उसके साथ क्वेश्चन के साथ जो है आप बहुत चीजें समझते रहे। सिर्फ ये उद्देश्य नहीं है कि बस आप पढ़ लीजिए, साथ में ये है कि आप चीजों को उससे कनेक्ट करके और चीजों को समझते चलिए। अब आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि अगर सफलता अर्जित करनी है तो कुछ सीरीज को अच्छे से फॉलो करिए, क्योंकि देखिए सीरीज मतलब हम इसलिए करें, मूल टेक्स्ट को इग्नोर मत करिए। अभी कोई जल्दी एग्जाम नहीं है, 1 आध महीने आप अच्छे से मूल टेक्स्ट पे दे सकते हैं। तो हमारे साथ ही सही जो काव्यशास्त्र है, अपना काव्यशास्त्र को कंप्लीट करिए, और जो क्वेरी हो प्लीज कमेंट में पिन करिए। ज्यादा से ज्यादा हम कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम से वहां से भी आप मैसेज कर सकते हैं, और इनके अलावा कमेंट में पिन कीजिएगा। हम जो है टाइम से आपको जरूर, जितना जब भी टाइम मिलेगा जरूर आंसर करेंगे। और इनके अलावा आप जो है डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास को वो सीरीज चल रहा है, और यहाँ पे आपको शुक्ल जी का सीरीज, तो हमको लगता है कि शुक्ल जी का सीरीज और काव्यशास्त्र आप लेके पहले चलिए, बाकी ठीक है। और यहाँ पे आपको देखिए टेलीग्राम का लिंक जो है प्रोवाइड किया गया है, हिंदी और प्राइड करके टेलीग्राम लिंक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी मेरा क्वालिफिकेशन भी ऑनर्स हिंदी लिटरेचर है, 2 टाइम्स यूजीसी नेट भी है, और सीटेट वगैरह भी क्वालिफाई है, और एमए भी हिंदी से है, पीएचडी भी उसमें करनी है। तो ओवरऑल फुली डेडिकेट है हिंदी के प्रति, है ना, और हिंदी के प्रति समर्पण भी रहा है, कुछ अच्छा करने का इसमें प्रयास भी है, और बाकी आप लोगों का जैसा साथ रहेगा। और हाँ, 1 घंटे का वीडियो आपको डेली मिलेगा, और हिंदी गद्य के साहित्य के इतिहास के लिए आप पूर्ण रूप से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखिए। आपको एक भी चीज इसमें से आपका छूटने नहीं पाएगा, ये मेरा विश्वास कीजिए। आज के लिए यहीं पे वीडियो करते हैं, धन्यवाद।